हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ लिटिल बिट फिज़िक्स। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है Q1 और Q2। अगर हमारे पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं और r डिस्टेंस से इनको सेपरेट किया गया है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होएगा? इन दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के, और इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के डिस्टेंस के स्केयर के। ओके, तो ये क्या बोलता है? It states that the magnitude of force of interaction between any two point charges is directly proportional to the product of magnitudes of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. ओके, अब देखो, अगर हम इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है, इन दो इक्वेशंस को, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इनको हम अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्केयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा K, विच इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो F किसके इक्वल हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई आर स्केयर। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ की एक्सप्लेनेशन क्या है, मीन्स कि ये कैसे आया, कैसे नहीं, और आगे इसका क्या यूज़ है, क्या नहीं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बोलता है कि F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्केयर, जहाँ पे K मैंने बताया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। तो जो ये कांस्टेंट है, ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये ना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट है कि मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, फर्स्ट है मीडियम बिटवीन टू चार्जेस की, हाँ उन दोनों के, जैसे ये एक चार्ज था Q1 और ये था Q2, और इनको हमने किया था सेपरेट r डिस्टेंस से दोनों को। तो इन ये हमने मीडियम का मतलब है कि ये हमने कौन से मीडियम में रखे हैं? ये एयर में रखे हैं दोनों चार्जेस, या फिर किसी वाटर में रखे हैं, या फिर कोई और ऑयल भी हो सकता है मीडियम, मतलब कि कौन से मीडियम में रखे, तो उसकी बेसिस पे जो K है उसकी डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच वेरियस क्वांटिटीज़ आर मेजर्ड। तो एक K की क्या होती है? एक पर्टिकुलर यूनिट होती है। अगर हम इनको F को, Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड को, और R को, R मतलब डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस मतलब कि उसकी यूनिट मीटर हुई, तो अगर हम इनको SI सिस्टम में लेके चल रहे हैं तो K भी किस में होएगा? SI सिस्टम में आएगा। अगर हम इनको CGS सिस्टम में लेके चल रहे हैं तो K भी किस में आएगा? CGS सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो जो K है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि SI सिस्टम में K की क्या कैसे डिपेंड करेगा। अगर देखो मीडियम में डिपेंड करेगा पहले, अगर फ्री स्पेस हुआ मतलब कि या तो एयर हुई या फिर वैक्यूम हुआ, तो K की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होएगा? 1/4 पाई एप्साइलन नोट। ठीक है, एप्साइलन नोट यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू कितनी होएगी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद हमारा जो फोर्स है वो क्या बनेगा?
जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्केयर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो फ्री स्पेस या फिर एयर में के की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/4πε0, जो कि इक्वल है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अब ऐसा ही सिस्टम में देखें, लेकिन किसके लिए, कोई दूसरे मीडियम के लिए, तो जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है हमारी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ई बन जाएगी। ये फ्री स्पेस के लिए थी और ये है हमारी किसके लिए, कोई भी दूसरे मीडियम के लिए। तो यहाँ पे फिर फोर्स क्या बनेगा, सिंपली के की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, 1/4πε से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थी उसकी क्या क्या यूनिट्स हैं, डायमेंशन और उसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारा जैसे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये वाली क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये किसके इक्वल था, फोर्स के इक्वल। तो देखिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ। तो देखो अगर हम इस एप्सिलॉन नोट को इधर लेके आए, एप्सिलॉन नोट, और इस फोर्स को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, वह इज इक्वल टू 1/4πF Q1 Q2 बाई आर स्केयर। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद हमारी जो यूनिट होएगी एप्सिलॉन नोट की वो क्या बन जाएगी, यहाँ से कूलम्ब स्केयर, और फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्केयर। तो कूलम्ब स्केयर बाय न्यूटन मीटर स्केयर। ठीक है, या और एप्सिलॉन नोट हमारा क्या भी हो सकता है, हमने बताया था कि जो हमारा के है वो किसके इक्वल होएगा, 1/4πε0। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नोट इधर जाएगा, के इसके डिवाइड में आएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/4πk। तो और हमें पता है कि के की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। इसको यहाँ पे पुट किया तो 1/4π इंटू 9 × 10⁹। तो इसकी हमारी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नोट की वो कितनी बन जाएगी, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नोट का वो क्या है, क्या है, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू दिस। तो 80 चार्ज का, 80 दूसरे चार्ज का, फिर mLT-2 फोर्स का, और L2 हमारा डिस्टेंस स्केयर का। तो यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, m-1 L-3 T4 and A2। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर ये सब हमने जो यूनिट्स देखी हैं वो हमने एसआई सिस्टम में देखी हैं अभी तक। अब हम पढ़ेंगे कि सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट्स होंगी। सीजीएस सिस्टम में तो के हमारा 1 हुआ, के 1 हुआ, तो मतलब कि मीडियम कौन सा है, एयर या फिर फ्री स्पेस। ओके, तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्केयर। ये किसके लिए हुआ, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। अगर स्पेशल केस हम देख रहे हैं, स्पेशल केस मान लिया हमारा जो Q1 Q2 है वो ग्रेटर हुआ 0 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों चार्जेस लिए हैं हमने Q1 और Q2 वो क्या है, दोनों पॉजिटिव है, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडीज सेम चार्ज की होगी तो क्या करेगी, रिपेल करेगी। अगर देखो
फोर्स हमारा क्या है, प्रोडक्ट है इनकी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर Q1 और Q2 में है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट इन दोनों की नेगेटिव आएगी, तो फोर्स क्या आएगा वहाँ पे, नेगेटिव आएगा। तो अब देखो, अगर हमारा Q1 Q2 दोनों ही ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कि Q1 Q2 की प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव आएगी। वो कब आ सकती है पॉजिटिव, या तो दोनों चार्जेस क्या हो, प्लस प्लस, या फिर दोनों चार्जेस माइनस माइनस हो, तभी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ सकती है। और Q1 Q2 अगर हमारा लेस देन 0 है तो प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव कब आएगी, या एक पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि अगर हमारी जो ये प्रोडक्ट है नेगेटिव आई तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स है वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एक हमारा नेगेटिव है तो क्या होएगा, दोनों आपस में क्या आएगी, यहाँ पे अट्रैक्शन होएगी। तो बॉडीज क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होएगा, ठीक है। तो हमने Q1 और Q2 को लेट किया कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, जो कि r डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर दिए, ठीक। तो फोर्स वहाँ पे क्या क्या होएगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्केयर। उसके बाद हमारा जो वेक्टर फॉर्म में है वो क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्केयर इंटू आर कैप, क्योंकि आर कैप हमारा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम फिगर में देखें कि एक हमारा फोर्स है F21 है और एक F12 है। तो F12 का यहाँ क्या मतलब है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, मतलब कि इस चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रहा है बाय Q2, और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। और जो R21 है, R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो या फिर यूनिट वेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, Q2 से Q1 तक, ठीक है। R21 है Q2 से Q1 तक यूनिट वेक्टर, और F12 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। सिमिलरली F21 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, और R12 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि F21 क्या होता है, F12 क्या होता है। अब अगर हम देखें कि F12 क्या आएगा, फोर्स निकालेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्केयर। और यहाँ पे जो है पोजीशन वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, जो इनके बीच में डिफरेंस है। अब ये देखिए, फोर्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, मींस फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2, यही मतलब हुआ। तो और पोजीशन वेक्टर कौन सा आएगा, फ्रॉम, जब Q2 फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, तो पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ तक आएगा, 2 से 1 तक ही आएगा ना, तो इसी वजह से R21 आया। तो और इसी तरह से F21 होएगा तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्केयर R12 कैप, ठीक है। बच्चों कभी भी इसमें आप गड़बड़ मत करना, कहीं आप F12 ले उसके साथ में हमेशा R21 यूज़ होगा, और F21 लेंगे तो R12 यूज़ होएगा। अपोजिट होएंगे, ये कभी भी सेम नहीं होएंगे, ठीक है। सो आगे क्या है कि हमें पता है, क्या पता है हमें कि जो डिस्टेंस है, मान लिया एक है तो सेम ही डिस्टेंस दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में। अगर 1 से 2 तक होएगा तो इस साइड होएगा, ये 1 से 2 वाला, और 2 से 1 वाला होएगा तो इधर होएगा। तो दोनों क्या है तो इक्वल, लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन में। तो तो क्या होएगा, R12 इज इक्वल टू R21 बट नेगेटिव, विद नेगेटिव साइन। तो जो ये यूनिट वेक्टर हैं वो क्या हैं, इक्वल और अपोजिट होंगे, ठीक है।
उसके बाद अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखें, इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, ये देखिए पीछे ये देखिए ये वाली, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, F12 और F21। अगर हम इनको देखें, ये हमारा पॉजिटिव मतलब कि R21 और R12 में क्या रिलेशन आई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमारी आगे क्या बना कि F12 है ना वो किसके इक्वल होएगा, माइनस ऑफ F21 के। ओके, तो ये था हमारी कूलम्स लॉ था वेक्टर फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमें कूलम्स लॉ बताता है। सबसे पहले ये है कि जो कूलम्स लॉ है न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ कौन सा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कूलम्स लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और दिस शोज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स, दैट इज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। जैसे ही हमने देखा कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस निकाला, Q1 Q2, ये क्या है, इस जो इनके बीच में जो लाइनिंग है, ये फोर्स इसी लाइन पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, दो चार्जेस के बीच में क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। मतलब सेंट्रल फोर्स का मतलब हुआ कि वो एक लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है, फोर्स इज कंजर्वेटिव, कि जो हमारा फोर्स है वो कंजर्व रहेगा। मतलब क्या है, वर्क डन अराउंड क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो। अगर मान लिया ये कोई भी पाथ है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ यहीं पे ख़त्म हो रहा है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्टेंस तो हमने इतना ट्रैवल किया इसमें, पर डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हुई, देखिए डिस्टेंस तो हमने यहाँ से पूरा यहाँ तक ट्रैवल किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ कितना है, 0 है। इसका मतलब वर्क डन फिर हमारा कितना हुआ, 0 हुआ। तो फोर्स हमारा क्या हुआ, कंजर्वेटिव हुआ। और कूलम्स लॉ क्या हमें देता है कि द लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। ये क्या देता है हमें, 2 चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें क्या, कौन प्रोवाइड करता है, कूलम्स लॉ। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए।